Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Option and GS at Synopsis. हम लोगों ने मार्च, फरवरी एंड दिसंबर के जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स हैं उनका कंपाइलेशन ऑलरेडी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जनवरी का हमारा बैकलॉग करीबन 15 दिन का बचा हुआ था, जिसमें से 15 दिन का कृष्णा सर ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, और जो बचा हुआ 15 दिन का बैकलॉग था हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है, और पहले के 15 दिन और अभी के 15 दिन को एडअप करके अब हम लोग आप लोगों के सामने जनवरी का जो द हिंदू का कंपाइलेशन करंट अफेयर है वो ला रहे हैं। राइट, चलिए तो अब हम लोग पॉलिटी से हम लोग अपना जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विल गो टू आवर वेबसाइट और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं 2020 एंड 50-50 के अलावा। प्री प्लस मेंस प्लस ऐसे, इसके अलावा क्लासरूम एंड टेस्ट सीरीज कॉम्बोज, इसके अलावा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, PT 360, ये सारे के सारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग मेंस इन 300 टॉपिक्स एंड मेंस आंसर बिल्डिंग, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है सो हाईली रिकमेंडेड कोर्स है कि आप 2020 50-50 के साथ PT 360 का कॉम्बो लीजिए एंड उसके साथ MSGP की जो स्ट्रैटेजी है अगर वो एडअप करते हैं, दिस इज गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए अब हम लोग पॉलिटी से अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है दैट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये जो एक्ट है ये काफी पुराना है, लॉर्ड कर्जन के ईरा में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इनैक्ट किया गया था। ये एक्ट बेसिकली इसलिए पास किया गया था उस टाइम पे, गुलामी के टाइम पे, ताकि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है उनकी जो आवाज है उनको दबाया जा सके। ये जो एक्ट है ये बेसिकली दो तरीके के एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। पहला है स्पाइंग यानी जासूसी करना, जो इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर आता है, और इसके अलावा दूसरा एक पर्सपेक्टिव है इसका सेक्शन 5, दैट मीन्स जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की उसको लीक करना या फिर उसको डिस्क्लोज करना। न्यूज में ये इसलिए क्योंकि रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट यही जो सीक्रेट एक्ट है उसके थ्रू उन पर केस चला है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो प्रेसिडेंट एड्रेस देते हैं या फिर प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं अपनी, उसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर जो उनके फ्रेमवर्क होते हैं, उनका जो आने वाले साल का जो एजेंडा है उसके बारे में बताते हैं। इस स्पीच या एड्रेस का पूरा जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट बनाता है, और मोशन ऑफ थैंक्स की भी एक यहां पर प्रोसेस होती है। मोशन ऑफ थैंक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जब स्पीच या एड्रेस उनकी हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको डिस्कस करती हैं, और अगर कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं उसमें तो उन अमेंडमेंट्स के लिए भी वहां पर सजेशन दिया जाता है। एक बार जब एड्रेस हो जाता है, प्रेसिडेंट की स्पीच जब एड्रेस हो जाती है, तो उसके बाद डिबेट जो है नहीं कंटेस्ट किया जाता। डिबेट किसी भी तरीके का नहीं किया जाता, क्योंकि वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें डिबेट का कोई भी किसी भी तरीके का स्कोप नहीं है। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद जो हमारा बजट है उस पर डिस्कशन शुरू होता है। जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 87 क्लॉज 1 में हमने ये पढ़ा है कि प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार ही पार्लियामेंट आते हैं और एड्रेस करते हैं। पहली बार कब? जब नई लोकसभा, न्यू लोकसभा जब गठित होती है और उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होती है, राइट, जो फर्स्ट सिटिंग होती है उस टाइम पे प्रेसिडेंट आते हैं। और जो सेकंड ओकेजन होता है कि हर ईयर का जो पहला सेशन होता है, जिसको हम लोग समर सेशन तो उतनी पॉपुलरली नहीं बोलते, लेकिन जिसको हम लोग बजट सेशन बोलते हैं, तो बजट सेशन से पहले भी प्रेसिडेंट जो है वो स्पीच देते हैं। दैट मीन्स जो लोकसभा है उसका ड्यूरेशन 5 साल है। दैट मीन्स 5 साल में जो बजट सेशन है वो 5 बार आएगा, प्लस जो नई लोकसभा है जब वो पहली बार आएगी तब प्रेसिडेंट का 1 बार एड्रेस होगा। दैट मीन्स 5 साल में वो 6 बार, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर कभी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, नई लोकसभा आ गई, तो फिर से एक एड्रेस होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कि 1 साल में 6 बार प्रेसिडेंट जो है वो अपना एड्रेस देते हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया है। प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करने से, जो कैबिनेट ने उनको ड्राफ्ट दिया है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डेविएट कर सकते हैं, यानी हल्का फुल्का उसको चेंज कर सकते हैं। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि 18 ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट एड्रेस को बॉयकॉट कर दिया पूरी तरीके से। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गवर्नेंस पे। PM किसान, ये एक स्कीम है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स इनकम टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना। हर साल 6,000 रुपीज डायरेक्ट
ट्रांसफर किए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में, और ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जो बेनिफिशरीज हैं पीएम किसान के अंडर उनको वो रिकॉग्नाइज करें, उनकी वो लिस्ट बनाएं। न्यूज में ये इसलिए आया है क्योंकि करीबन 1300-1400 करोड़ रुपए रॉन्ग बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसा चला गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017। बेसिकली ये जो हमारा 2017 का रूल है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंडर इसको बनाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग जो मजिस्ट्रेट होता है उसको ये अथॉरिटी देते हैं कि किसी भी कैटल के साथ, किसी भी एनिमल के साथ अगर किसी भी तरीके की क्रुएलिटी की जाती है तो उसका जो ओनर होता है, ठीक है, उसका जो ओनर होता है उससे बेसिकली वो जो राइट है उस एनिमल को अपने पास रखने का वो छीन लिया जाता है। दैट मीन्स वो जो जानवर है उसके मालिक से ले लिया जाता है और वो जो एनिमल है उसको फिर एनिमल शेल्टर में भेज दिया जाता है या फिर अडॉप्शन के लिए उसको अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसमें हम लोग थोड़ा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट 1960 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जो अननेसेसरी पेन या सफरिंग दी जाती है एनिमल्स को, उनको रोकने के लिए इसको बनाया गया था। यहां तक कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI वो जो स्टैब्लिश किया गया था वो भी इसी एक्ट के अंडर 1962 में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, बेसिकली ये सिविल मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं ऑब्वियसली वो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन सॉइल में है, मतलब देश से बाहर है लेकिन है वो इंडियन सिटीजन ही, तब भी ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो इंप्लीमेंट होता है। इसमें हम लोग रिलीजन पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन ये जो एक्ट है ये इंप्लीमेंट होता है। इसमें किसी भी तरीके का ट्रेडिशन या फिर कोई रिचुअल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको इस मैरिज एक्ट के अंडर अपने जो मैरिज है अगर उसको रिकॉग्नाइज कराना है, रजिस्टर कराना है, तो 30 दिन पहले जो रजिस्ट्रार हैं उसको एटलीस्ट 30 डेज बिफोर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। न्यूज में ये इसलिए आया है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपकी शादी जो है, मैरिज जो है आपकी इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको उसको पब्लिकेशन करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लाइवलीहुड इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट लाइफ मिशन। ये केरला गवर्नमेंट की स्कीम है, हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर होमलेस एंड लैंडलेस। न्यूज में ये इसलिए क्योंकि करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इस स्कीम में और बहुत सारे केसेस जो हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो लाइफ मिशन है वो केरला गवर्नमेंट का है, हाउसिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट इज गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया DA एक्ट 1991। इसमें बेसिकली ये पर्टिकुलरली गुजरात के लिए ही है। इसमें पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड एरिया जो होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि कोई ऐसा एरिया जहां पर कम्युनल वायलेंस हो सकता है या फिर राइट्स हो सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको किसी भी एरिया को, किसी भी टाउन के किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। और यहां पर डिस्टर्ब एरिया में हम लोग ये भी एक पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हिस्ट्री रही है कम्युनल राइट्स की, तो उस पर भी स्पेशली हम लोग ध्यान देते हैं। इस 1991 के एक्ट में अब थोड़े बहुत अमेंडमेंट आए हैं 2019 में, उसमें हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या क्या है। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जगह पर क्या क्या हुआ था जिस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि कलेक्टर जो डिसीजन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट उनको रिव्यू कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव ला सकती है। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी का भी रोल इसमें बताया गया है अमेंडेड वर्जन में। इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एडवाइजरी कमेटी जो है सेटअप कर सकती है। इसमें एडवाइजरी कमेटी चाहे तो डिस्टर्ब्ड एरिया की जो लिस्ट है उसमें कुछ नए प्रोविजंस डाल सकती है या फिर कुछ नए एरियाज को जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिस्टर्ब्ड एरिया की लिस्ट में इंक्लूड ना किया हो उन एरियाज को भी वो डिस्टर्ब्ड एरिया की लिस्ट में या डेफिनेशन में ऐड कर सकती है। राइट, अब डिस्टर्ब्ड एरिया बेसिकली क्या है कि जहां पर भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी कम्युनल राइट्स की या दंगे फसाद की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो उस एरिया को हम लोग डिस्टर्ब्ड एरिया
बोलते हैं। लेकिन कुछ जगहें हैं, कुछ एरियाज हैं जो एक्सेप्शन में आएंगे। दैट मीन्स ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया वाला पूरा का पूरा एक्ट है, कुछ कुछ जगह पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर आता है, जहां पर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन को हम लोग सेटल करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये एरिया है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया की पॉसिबिलिटीज के अंडर आ रहा है, लेकिन यहां पर एक एरिया, यहां पर मान लीजिए डैम बना रही थी गवर्नमेंट, तो यहां की पॉपुलेशन को यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो अब यहां पर माइग्रेटरीज आ गए, रिफ्यूजीज आ गए, मतलब बाहर की कंट्री के नहीं, अपने ही। तो यहां पर एक बेसिकली रिहैबिलिटेशन जोन बन गया ना ये, तो इसको आप डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी भी तरीके का राइट्स होता है और जो वहां पर देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर क्रिमिनल है, इसने वायलेशन किया है किसी भी तरीके के एक्ट का, तो उसको 3 से लेकर 5 साल तक की सजा भी मिल सकती है और फाइन भी रहता है। नेक्स्ट इज कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020। इसमें न्यूज कंटेक्स्ट इसका कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। इसके अंडर सब इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, या फिर उससे ज्यादा बड़ी रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि कहीं पर इलीगल स्लॉटर तो नहीं हो रहा है किसी भी कैटल या किसी भी एनिमल का। इसमें क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनको ये अथॉरिटी मिली है कि वो कहीं पर भी किसी भी प्रीमाइसेस में जाके ये सर्च कर सकते हैं कि स्लॉटर हो तो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए हो रहा है, तो जो मटेरियल को यूज किया जा रहा था स्लॉटर करने के लिए, अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है सामने वाले ने, तो उस मटेरियल को सीज कर लिया जाता है और उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और अगर ऑफेंस यहां पर अगर जो क्राइम है उसको कमिट किया गया है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहली बात तो। और इसके अलावा जो पनिशमेंट है वो 3 to 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट की है। इशू इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्लॉटरिंग के लिए तो लॉ बना दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया है कि कैटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या कोई लॉ होना चाहिए। कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग जानवर खरीद के लाते हैं और अपने पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए उसको यूज करते हैं। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनिमल हस्बेंड्री शुरू करनी है, तो आपका जो गाय है या फिर भैंस है, उसको आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाना पड़ेगा, तो कैटल ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो कई बार ये गलतफहमी फैल जाती है कि वो कैटल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, उसको स्लॉटरिंग के लिए ही ले जाया जा रहा है। इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और कुछ गलत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि स्लॉटर के लिए तो आप लोगों ने बना दिया, लेकिन कैटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई लॉ होना चाहिए जो कि उस स्लॉटर ऑर्डिनेंस से पूरी तरीके से अलग होना चाहिए। अदरवाइज जो एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स हैं या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा इशू इसमें आ सकता है। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम लॉ बिहार का ये इसमें ये बताया गया है कि बिहार में अगर कोई भी पर्सन, कोई भी रेसिडेंट या कोई भी सिटीजन स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में, मिनिस्टर, एमएलए या एमपी या किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट किसी भी तरीके का इनडिसेंट कमेंट करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उसे ये पनिश कर सकते हैं इस साइबर क्राइम लॉ बिहार आईटी एक्ट के अंडर। इसमें बेसिकली स्पेसिफिकली बताया गया कि किसी भी तरीके के अगर इनडिसेंट लैंग्वेज या अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नॉर्मली भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये एक्ट लग जाएगा। बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा ख्याल में रखते हुए। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप पॉलिसी। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर काफी टाइम से इशू चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। व्हाट्सएप ने बेसिकली WhatsApp has updated its privacy policy to share information of its users with Facebook। तो इसमें WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको शेयर की है और की फीचर्स बताए हैं कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें क्या क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहला तो इस हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। WhatsApp जो है बहुत सारे हार्डवेयर इंफॉर्मेशन जो है WhatsApp यूज करते टाइम अपने कस्टमर से ले लेता है, जैसे सिग्नल ऐप वर्जन हो गया या फिर ब्राउजर इंफॉर्मेशन हो गया या फिर कनेक्शन इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि फोन नंबर या फिर मोबाइल ऑपरेटर एक्सेट्रा। इसके अलावा अकाउंट डिलीट करने से रिलेटेड भी एक चीज दी गई है। मान लीजिए अगर आप WhatsApp यूज कर रहे हैं और आपने WhatsApp अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है, लेकिन WhatsApp अनइंस्टॉल करने से पहले आपको अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करना पड़ेगा।
अगर आपने व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किए बिना अनइंस्टॉल कर लिया तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप के पास स्टोर्ड ही रहेगी, क्योंकि आपने बेसिकली लॉग आउट तो एक तरीके से किया नहीं, आपने अकाउंट अपना डिलीट नहीं किया है। इसके अलावा जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो लोकेशन जो है, आईपी एड्रेस, एरिया कोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी व्हाट्सएप के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट, पेमेंट सर्विस, इसमें बेसिकली इट कैप्चर्स द पेमेंट अकाउंट, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट आते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR 2020। बेसिकली इट इज एन ऑटोनोमस रीजन इन आसाम। ये ऑटोनोमस रीजन जो है आसाम का, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है, दैट इज कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुरी। इसमें बेसिकली ये जो आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, ये एक इलेक्टेड बॉडी एडमिनिस्टर करती है इसको, जिसको हम लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं। इस अग्रीमेंट के कुछ फीचर्स है जो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर बोडोस की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, राइट, बहुत ज्यादा कम है, यानी वो माइनॉरिटी में है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जहां पर बोडोस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, या फिर मान लीजिए नॉन बोडोस जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस विलेज को इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से या फिर उस एरिया से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और मान लीजिए कोई ऐसा विलेज है जहां पर बोडो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो उस पर्टिकुलर विलेज को क्या करेंगे, इस अग्रीमेंट के तहत उस रीजन में हम लोग इंक्लूड कर देंगे। यानी जो बोडो पॉपुलेशन है उसके विलेज एकदम अलग अलग होने चाहिए, और जो नॉन बोडो पॉपुलेशन है उसके विलेज एकदम अलग अलग होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा इस अग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड मेंबर्स ने जो बेसिकली नेशनल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे जो पूरा का पूरा एक उन्होंने मूवमेंट चलाया था, उस टाइम पे उनके अगेंस्ट जो क्राइम रजिस्टर हुए थे, तो उसके बेसिस पे जिनको क्रिमिनल कहा गया था, जो बेसिकली नॉन हीनियस क्राइम थे, तो वो सारे के सारे केसेस जो हैं उनके अगेंस्ट विड्रॉ किए जाने चाहिए। इसके अलावा जब बोडो मूवमेंट हुआ था तो जो लोग मारे गए थे उन लोगों को 5 लाख रुपए ईच मिलने चाहिए। इसके अलावा बोडो एरिया के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का पैकेज भी अलग किया है, ये भी इसी अग्रीमेंट के अंडर आता है। इसके अलावा जो आसाम की असेंबली सीट है वो पहले 40 थी और अब इसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा, ये भी इसी BTR अग्रीमेंट के अंडर आता है। बोडोस क्या है, बेसिकली स्केड्यूल्ड ट्राइब है आसाम के। 5 to 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आसाम बोडोज ही है। सिंगल लार्जेस्ट ट्राइब है ये आसाम की। न्यूज में ये इसलिए क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है 2021 में हुआ था, तो ये अभी अभी फर्स्ट एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई थी, ठीक। ये आप देख सकते हैं चारों डिस्ट्रिक्ट, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, ये आसाम का मैप यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें इस स्कीम के तहत क्या होता है कि जो आसाम राइफल्स हैं या फिर NSG पर्सन्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी आप इसमें आर्म्ड फोर्सेस को शामिल करना चाहें, प्लस उन सभी की फैमिलीज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के तहत के अंडर शामिल कर लिया जाता है। अब PMJ क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इवन देन देख लेते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें पर फैमिली को 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इसमें बेसिकली जो अथॉरिटी होती है या फिर जो गवर्नमेंट होती है उसको अथॉरिटी मिल जाती है किसी भी वायर्ड या फिर वायरलेस टेलीग्राफी या फिर टेलीफोन या रेडियो कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए पूरी की पूरी अथॉरिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मिल जाता है कि जितनी भी वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन है उनको स्टैब्लिश करना, उनको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, इन सब का जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा वो फोन्स को भी टैप कर सकते हैं और कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन कौन सी लोकेशन से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है। इसमें जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 है, इसमें बेसिकली ये बताता है दैट इट अलाउज सेंटर एंड स्टेट टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ
मैसेज, मान लीजिए अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी की बात आ गई है, नेशन की सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी की बात आ गई है, या सिक्योरिटी की बात आ गई है, तो जैसे कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो नेटवर्क जो है वहां पर जीरो कर देती है, खत्म कर देती है, ना आप कॉल्स कर सकते हो, ना आप मैसेजेस यूज कर सकते हो, ना आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट किस अथॉरिटी से करती है? गवर्नमेंट इस अथॉरिटी से करती है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत। न्यूज में इसलिए क्योंकि जो रिपब्लिक डे में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी दिल्ली में, जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी वजह से इस एक्ट को यूज करते हुए पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है इसके लिए, सेफ्टी कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न कुछ ज्यादा है इसको लेकर। इस बिल में बेसिकली क्या बताया गया है कि डीएनए डाटा बैंक, डीएनए लेबोरेटरीज या फिर रेगुलेटरी बोर्ड जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो अंडर ट्रायल्स हैं या फिर जो मिसिंग लोग हैं, उन लोगों का जो डीएनए है वो कलेक्ट किया जाएगा और नेशनल लेवल पे एक डाटाबेस को मेंटेन किया जाएगा। यानी अब जगह जगह किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं कि इसका फिंगरप्रिंट इससे मैच करो, आपके पास डीएनए टेक्नोलॉजी मौजूद है। जितने भी लोगों पर आपको शक है या जिनको भी बचाना है, आप उनका डीएनए का डाटाबेस तैयार कर लो। आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। पुलिस का और सीक्रेट सर्विस वालों का जो काम है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ये जो डीएनए डाटा है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, इसका कोई और यूज नहीं किया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट इज गिविंग द अश्योरिटी कि इसका किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं किया जाएगा। और अगर कोई डीएनए प्रोफाइल लीक करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी रखी गई है 3 साल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि इस नेशनल डाटाबेस का किसी भी तरीके का मिसयूज हो। लेकिन जो ऑपोजिशन है वो ये कह रही है कि प्राइवेसी वायलेशन इसमें हो सकती है, लीकेजेस इसमें हो सकते हैं, इसलिए न्यूज में। नेक्स्ट आते हैं जल जीवन मिशन अर्बन। दिस वन इज नॉट रूरल, दिस इज JJM अर्बन। ये बेसिकली क्या है कि टैप वाटर कनेक्शन या फिर सीवर कनेक्शन जो है वो अलाउड करवाएंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे 2026 तक। लेकिन इसमें एक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि जिन सिटीज में या जिन टाउन्स में ये अलाउ करवाया जाएगा, ये इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए कि ऐसी सिटीज को ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो अमृत मिशन के अंडर नहीं आ पाई थी। दैट मीन्स जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर नहीं आ पाई थी, जो शहर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन के हैं और अमृत मिशन के रहते हुए वो छूट गए थे, मिस आउट हो गए थे, तो उन शहरों को हम लोग इस जल जीवन मिशन में कवर अप करेंगे। और जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, ऑब्वियसली यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ही इसको करेगी। ये अर्बन मिशन है। जो रूरल मिशन है इस तरीके का है, नल से जल। रूरल मिशन इज डिफरेंट, अर्बन मिशन इज डिफरेंट। दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का जो प्रोसेस है इंप्लीमेंटेशन की, वो ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी सेम है, बट ये मिशन दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट आते हैं जेल टूरिज्म, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला है कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे जेल हैं जहां पर फ्रीडम फाइटर्स को कैद किया गया था, इंप्रिजन किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और बेसिकली वो अब एक तरीके से टूरिज्म का रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि जो यरवड़ा जेल है जहां पर पूना पैक्ट हुआ था, हम सभी को पता है 1932 में महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, तो यरवड़ा जेल में हुआ था। तो ये एक बेसिकली एक तरीके से टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख सकते हैं कि लोग आएंगे, वो उन जेलों को घूमेंगे, देखेंगे जहां पर फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, और वो एक बेसिकली जेल टूरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिमांड फॉर ऑटोनोमस स्टेट्स इन आसाम। वही ऑटोनोमस काउंसिल से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। 22nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1969 में, जिसके अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज ए ऐड किया गया था। यहां पर आप कभी कभी देखेंगे ये जो क्लॉजेस हैं, कभी आपको ये जो क्लॉज हैं ये कैपिटल में दिखते हैं, कभी ये स्मॉल में दिखते हैं, राइट। तो अगर आपको ये कोई क्लॉज स्मॉल में दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी वो हमेशा से, इसलिए ये स्मॉल में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई कैपिटल में दिखता है तो इसका मतलब है कि 1950 के बाद ही कभी ऐड किया गया था किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो ये स्मॉल और कैपिटल क्लॉज में हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि इस आर्टिकल के अंदर कि पार्लियामेंट को इस बात की अथॉरिटी दी गई थी, इस बात के लिए उसको एम्पावर कर दिया गया था कि
दे कैन बेसिकली कंस्टिट्यूट एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। यानी आसाम में अगर किसी भी तरीके का ऑटोनोमस एरिया उनको बनाना है, आसाम के अंदर कोई ऑटोनोमस स्टेट बनाना है, तो पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिल गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। और जो वो एक अलग से ऑटोनोमस स्टेट बनाएंगे उसमें वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर दोनों ही स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। नॉट द काउंसिल बट लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे डिमांड तो उठती रहती है, ऑब्वियसली बात है, जब आपने ऑप्शन दे दिया है तो यहां पर डिमांड उठेगी। तो 3 हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करबी आंगोलंग, वेस्ट करबी अंगलोंग एंड दीमा हसाओ। ये 1980 से ही डिमांड कर रहे हैं। रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर वो गलत है तो। एंड इसमें जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो अभी गवर्न कर रही है। नेक्स्ट आते हैं जी किशन रेड्डी कमिटी। ये बेसिकली लद्दाख इश्यूज को देखने के लिए कमिटी बनाई गई है कि लद्दाख की जो लैंग्वेज है, लद्दाख का जो कल्चर है, जो वहाँ की जो जमीन है, उसका कंजर्वेशन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस सारे सजेशंस के लिए जी किशन रेड्डी कमिटी बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। ये करीबन 6 सिटीज में 1000 घरों के लिए ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है इंडिया का, GHTC इंडिया इनिशिएटिव, ये उसका पार्ट है। इसमें बेसिकली वी विल प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कंफर्टेबल हाउसिंग फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास, राइट। हम लोग ऐसे हाउस प्रोवाइड करवाएंगे जो बेसिकली कंफर्टेबल हों और सबसे बड़ी बात वो अफोर्डेबल होने चाहिए। और इनके कंस्ट्रक्शन में हम लोग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस का भी यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये अलग है, यहां पर हम लोग खुद के घर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग किराए के घर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन के लिए, उसकी ये एक सब स्कीम है, ARHCS, राइट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको इनिशिएट किया है, एग्जीक्यूट भी वही करेंगे। इसमें जो अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं या फिर जो पुअर सेक्शन से या फिर पुअर इंडस्ट्रियल सेक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग उनके वर्क प्लेस के नजदीक ही उनको अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। इलेक्शन से रिलेटेड जनवरी में कोई खास न्यूज नहीं थी, इसलिए ये वाला सेक्शन खाली है। नेक्स्ट जुडिशरी पे आते हैं। इलेक्शन में कुछ न्यूज थी बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि उसको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए हम लोग इंक्लूड करें। खैर, जुडिशरी पे आते हैं। फर्स्ट इज आधार रिव्यू पिटीशन। आप लोगों को पता है कि जो मनी बिल है, जो आधार है, आधार एक्ट, आधार बिल, उसको पार्लियामेंट में मनी बिल की तरह पास किया गया। तो इस पे ऑपोजिशंस ने बेसिकली हो हल्ला किया था एंड देन फिर PIL भी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली आधार रिव्यू जब पिटीशन हुई तो उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो आधार एक्ट है उसको मनी बिल के अंडर इसलिए लिया गया है क्योंकि आधार एक्ट में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 7। ये सेक्शन 7 ये कहता है कि जो सब्सिडी है या फिर जो सर्विसेज हैं या फिर दूसरी वेलफेयर स्कीम्स की जो बेनिफिट्स हैं, उनका जो पैसे का विड्रॉल होगा वो कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। अब जहां पर भी कंसोलिडेटेड फंड आ जाता है आर्टिकल 266 वाला, तो उसको हम लोग मनी बिल में ले लेते हैं आर्टिकल नंबर 109 एंड 110 के अंडर। सिंपल सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस PIL को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि स्पीकर ने अगर एक बार सर्टिफाई कर दिया कि आधार लॉ मनी बिल है तो वो मनी बिल है। आपको ये भी चीज याद रखनी है कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो लोकसभा में फाइनल माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से वो जुडिशियल रिव्यू से अलग होता है, नहीं, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। और अगर कोई भी बिल मनी बिल है या फिर कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल है, इसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही लेता है। डू रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट आते हैं M नागराज केस 2006। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये बेसिकली प्रमोशन में जो SC और STs हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्रीमी लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे OBC के क्रीमी लेयर्स होते हैं, राइट, या फिर SC ST में क्रीमी लेयर होते हैं, तो ये जो क्रीमी लेयर्स हैं इनको भी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन
ये कोई इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है। मतलब जो स्टेट है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, बाइंड नहीं कर सकते कि आप SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दो ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई मनाही नहीं है, लेकिन यह भी कहा है कि आप स्टेट्स पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट। और आर्टिकल 16(4)A ये तो आपको पता ही है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, नो इशू विद दैट, ठीक। इसके अलावा यह भी कहा है कि आप जब रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में तो आपको कुछ फैक्ट्स को भी देखना पड़ेगा जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, कि वो बैकवर्डनेस जो है उनकी क्लास की कितनी ज्यादा है, या फिर अगर आप उनको रिजर्वेशन देते हैं पब्लिक प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो सच में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवर्टाइजिंग यूजिंग इन द नेम ऑफ गॉड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है ये महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ गॉड इज कंप्लीटली इलीगल। भगवान के नाम पर मार्केटिंग करके एडवर्टाइजमेंट करके आप कोई भी चीज नहीं बेच सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है अंडर ब्लैक मैजिक एक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बाय UPSC इन सिलेक्शन। यहाँ पर डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 उससे रिलेटेड है ये। इसमें बेसिकली जो संभावना एनजीओ है उसने सीधे सीधे ये क्लेम किया है कि जो 796 टोटल पोस्ट थी उसमें से यूपीएससी ने जो डिसेबिलिटी वाला जो रिजर्वेशन का सेक्शन था उसमें सिर्फ 24 सीट्स अलॉट की हैं, जबकि सेक्शन 34 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये कहता है कि आपको टोटल सीट का मिनिमम 4% डिसेबल लोगों को, दिव्यांग लोगों को जिन्हें हम कहते हैं, उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो 4% के हिसाब से देखते हो तो आप 32 होता है, लेकिन मिना कितना 24। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्लियर कि नहीं, वो 32 होना चाहिए, जो 4% सीट्स हैं वो एटलीस्ट उनको मिलनी चाहिए, एंड ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। फर्स्ट इज कालापानी डिस्प्यूट। कालापानी बेसिकली 372 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये बेसिकली इंडिया, नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है उसके बीच में है ये, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने लाया था, जो हम लोगों ने PT 360 में भी जिसके बारे में पढ़ा है, पॉलिटी वाले में, सेंटर स्टेट रिलेशन में, तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू कश्मीर का तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। तो हम लोगों ने एक नया मैप रिलीज किया, तो उसमें हम लोगों ने कालापानी जो जगह है उसको इंडिया का एरिया बताया। लेकिन जो नेपाल है इस टेरिटरी पे 1997 से क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है, ये आसाम की, नेपाल की टेरिटरी है। तो उससे रिलेटेड इशू जो है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। ये जो टेरिटरी है ये बेसिकली जो काला पानी रिवर की जो बेसिन है उसको रिप्रेजेंट करती है, विच इज बेसिकली वन ऑफ द हेड वाटर्स ऑफ काली रिवर्स इन हिमालय। और ये जो काली रिवर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और नेपाल के जो बीच की बाउंड्री है वो काली रिवर ही बनाती है। नेपाल का ये क्लेम है कि इंडिया कह रहा है कि वो उत्तराखंड स्टेट में आता है, लेकिन नेपाल ये कह रहा है कि जो सुदूर पश्चिम प्रदेश है नेपाल का, उसका जो दार्चुला डिस्ट्रिक्ट है ये काला पानी उस रीजन में आना चाहिए। ये नेपाल का 1997 से क्लेम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लंबा खींचेगा ये इशू, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, इंडिया कह रहा है ये उत्तराखंड में आता है, नेपाल कह रहा है ये नेपाल में आता है। खैर, ओपन स्काई ट्रीटी OST 1992, कोल्ड, उस टाइम के कोल्ड वॉर से ये रिलेटेड है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एफर्ट है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी या फिर फोर्सेस की एक्टिविटीज, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए उसको प्रमोट करने के लिए। इस ट्रीटी में साफ साफ ये कहा गया है कि जो अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस होते हैं फ्लाइट्स, ठीक है ना, अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस फ्लाइट्स जो है पूरी की पूरी टेरिटरी के ऊपर उनको आजादी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज कंट्री A, दिस इज कंट्री B। तो यहां से एक फ्लाइट आई, कोई आर्म नहीं है उस फ्लाइट में, कोई भी अनआर्म्ड है वो फ्लाइट, और यहां से घूम के देख के चली गई कि भैया यहाँ पे सब सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो इससे क्या है कि इस कंट्री को इस पे ट्रस्ट बढ़ेगा और इस कंट्री को इस पे ट्रस्ट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये छोटी सी बात कही गई है इस ट्रीटी में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी, एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस आएगा,
अभी तो 34 मेंबर्स हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि रशिया ने जो है इससे एग्जिट कर लिया। पहले शायद यूएसए ने भी किया है एंड देन अब रशिया भी इससे बाहर हो गया। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF 1989 में बना था। सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान की वजह से ही न्यूज़ में रहता है। ये G7 कंट्रीज जो हैं हमारी, उनका इनिशिएटिव था, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। इसका एम बेसिकली ये है कि किसी भी कंट्री में जब किसी भी तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं तो उन रिफॉर्म्स को वहां पर कौन इंप्लीमेंट करता है? ऑब्वियसली बात है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करती है। तो अगर ये गवर्नमेंट इन रिफॉर्म्स को, जो भी एटसेट्रा रिफॉर्म हो रहे हैं, अगर उनको वो इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए, मतलब करने का मन होना चाहिए उनका कि हाँ भैया पॉलिटिकल विल होगा तभी वो रिफॉर्म करेंगे। तो ये जो FATF है ये बेसिकली गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल डेवलप करता है कि आप प्लीज अपनी कंट्री में रिफॉर्म करिए जो आपकी कंट्री के लिए भी अच्छा हो और इंटरनेशनल पीस के लिए भी अच्छा हो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसके अलावा FATF से रिलेटेड एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCT के नाम से भी जानते हैं। इस लिस्ट में बेसिकली उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो नकली करेंसी होती है या फिर इलीगल करेंसी जो होती है जहां जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो कंट्री काम नहीं करती हैं, जो कंट्री टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कोऑपरेशन शो नहीं करती है, तो उन कंट्रीज को इस लिस्ट में रखा जाता है। न्यूज में इसलिए जैसा कि बताया पाकिस्तान अभी भी रिस्क जोन में है, आज नहीं तो कल ही आ ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एंड टूरिज्म इन द आर्कटिक। इंडिया ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया ने बेसिकली आर्कटिक पॉलिसी अपनी बनाई है जिसमें ये कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन है उसमें साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस एक्सप्लोरेशन, ये सारी की चीजें, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन भी क्यों ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना क्यों ना हो, इन सब चीजों को आर्कटिक रीजन में इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें क्या है कि आर्कटिक मॉनसून और इंडियन मॉनसून के बीच में भी एक साइंटिफिक लिंकेज भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है मेन वाला, साउथ पोल होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा थर्ड पोल है दैट इज हिमालय, उसके ऊपर भी वही रिसर्च कर लेंगे। इसके अलावा इंडिया का इस आर्कटिक रीजन से वैसे भी रिलेशन तो एस्टैब्लिश्ड है ही। जैसे हिमाद्री आप जानते हैं कि इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, और जो आर्कटिक काउंसिल है उसका इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर है ही 2013 से। आर्कटिक रीजन आपको पता है जिसमें आर्कटिक ओशन, कनाडा का थोड़ा पार्ट, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए का अलास्का वाला पार्ट, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड ये आते हैं। तो ये हमारा आर्कटिक रीजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडोनेशिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड बीजू पटनायक। बीजू पटनायक को हम सभी लोग जानते हैं, जो उड़ीसा के अभी के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनके ये पिता थे। और नवीन पटनायक किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? बीजू जनता दल। तो ये जो बीजू जनता दल है ये बीजू पटनायक के नाम पे रखी गई है। और जो नवीन पटनायक अभी के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके जो फादर थे बीजू पटनायक, ये भी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बीजू पटनायक का एक्चुअली में रोल था। इंडोनेशिया का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था ये बेसिकली आर्म्ड और डिप्लोमेटिक स्ट्रगल था। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया एंड डच एम्पायर यानी नीदरलैंड की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडोनेशिया ने तो खुद को 1945 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था, लेकिन नीदरलैंड ने 1945 में जो इंडिपेंडेंस का दर्जा है वो इंडोनेशिया को दिया था। लेकिन अब बीजू पटनायक का क्या रोल था? देखिए, बीजू पटनायक उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे वो पायलट भी थे। तो 1947 में जब वो स्ट्रगल चल रहा था तो बीजू पटनायक इंडोनेशिया के कुछ लीडर्स को प्लेन में बिठा के खुद उड़ा के उनको इंडोनेशिया से बाहर लेके गए थे। जैसे वहां के प्रेसिडेंट सुकार्नो, वाइस प्रेसिडेंट हट्टा, या फिर प्राइम मिनिस्टर सुतन सजरीर, इन सबको इंडोनेशिया से वो बाहर लेके गए थे। न्यूज में इसलिए है क्योंकि न्यू दिल्ली में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है उन्होंने बेसिकली बीजू पटनायक मेमोरियल जो है बनाया है एक स्पेशल रूम में बीजू पटनायक के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लेजेंड थिंग एंड ऑल। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, NCAVES इंडिया फोरम 2021, जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीजन है UNSD। तो ये जो NCAVES है ये UNSD का ही एक
पार्ट है। इसमें क्या है कि 5 कंट्रीज को हेल्प किया जाता है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। इन 5 कंट्रीज में, ये न्यूज में यूपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 5 कंट्रीज में इंडिया भी है, और इंडिया के अलावा ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको भी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट 1996। इसमें बेसिकली जो आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके टैक्सेस को कम किया जाता है, टैरिफ को कम किया जाता है 0 तक। इंडिया ने इसको 1997 में, इस अग्रीमेंट को 1997 में ज्वाइन किया था। और न्यूज में इसलिए क्योंकि जो आईटी मिनिस्ट्री है, दे हैव बेसिकली सेड दैट they will restart manufacturing and export of electronic goods under this act, ताकि जो टैक्स है, जो टैरिफ है, वो कम से कम हो अगर हम इस एक्ट के अंडर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब सीधी सी बात है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है तो जो गोल्ड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो मार्केट है, उसी की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी नाम से ही फिर समझ में आ रहा है कि जो गोल्ड की डिमांड है वो उसको बनाए रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमी में जो गोल्ड के थ्रू जो मनी फ्लो होता है वो चलता रहे। इसके जो मेंबर्स हैं वो भी सिर्फ वही लोग होंगे जिसमें गोल्ड ज्यादा पाया जाता होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा, ज्यादा काम होता होगा। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और दूसरे ऑफिस, और जब गोल्ड की बात आती है तो फिर इंडिया आएगा ही आएगा। इंडिया के अलावा चाइना, सिंगापुर, यूएसए भी इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA ईरान डील। यूएसए ने यहां से पहले एग्जिट हो गया था, लेकिन अब यूएसए ने बोल रहा है कि हाँ भाई अब तो हम इसमें री एंटर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ये बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो ईरान ने अग्री किया था। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इस डील में ईरान के साथ यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी भी इन्वॉल्व थे। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है या फिर हैवी वाटर स्टोरेज होता है, ये दोनों की दोनों चीजें न्यूक्लियर वीपन्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें बेसिकली जो ईरान है वो इन दोनों चीजों का जो स्टोरेज है वो क्या करेगा, कम करेगा। इसके लिए एक जॉइंट कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था कि इस अग्रीमेंट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो ईरान ने जब ये डील मानी थी तो ईरान को कहा गया था कि अब हम ईरान पर सैंक्शंस, किसी भी तरीके, सैंक्शन यानी रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो एक तरीके का क्या हो गया, सैंक्शन हो गया। तो ईरान को सैंक्शन से क्या है, आजादी मिल गई थी कि अब ईरान ने इस डील को मान लिया तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक लॉस जो है ईरान को नहीं होगा। न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएसए ने पहले इस डील से बाहर निकल गए थे 2018 में, लेकिन अब यूएसए ने बोला है कि हाँ अगर ईरान अपनी कंडीशन मानेगा तो यूएसए कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा एंड देन यूएसए जो है वो ज्वाइन कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2010। ये यूएसए और रशिया के बीच में साइन हुई थी। ये भी बेसिकली क्या है कि वीपन्स को लिमिट में रखने के लिए ही ये ट्रीटी बनाई गई थी। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि 700 डिप्लॉयड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM या डिप्लॉयड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल 700 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लिमिट है इसकी कि मतलब अगर आप ये बना रहे हो या ये बना रहे हो तो 700 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो 1550 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जो ICBM लॉन्चर है नॉन डिप्लॉयड वाले वो या फिर डिप्लॉयड वाले भी वो 800 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएस रशिया ने ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को फिर से रिव्यू कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये बार बार रिन्यू होती रहती है। वैक्सीन डिप्लोमेसी आपको पता है, इंडिया वैक्सीन बना रहा है। तो कोई एक ऐसा देश है जैसे मान लीजिए मालदीव्स है, तो इसको वैक्सीन मिल नहीं रही है, इसके पास पैसा नहीं है, तो इंडिया ने क्या किया, बोला कि भाई तू वैक्सीन रख ले, पैसा होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं हम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी। इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को वैक्सीन डिप्लोमेसी में। नेक्स्ट इज लेसे मैजेस्टे, फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जो मोनार्क है या फिर जो रूलर है अगर आप उसकी इंसल्ट करते हो तो, ठीक है। थाईलैंड में रॉयल फैमिली की एक लेडी ने इसी तरीके से इंसल्ट कर दी थी, तो बड़ी हार्श पनिशमेंट मिली थी उसको। पहले मेरे ख्याल से 87 ईयर्स की पनिशमेंट दी गई थी, बाद में उसको घटा के 43 ईयर्स कर दिया गया। वेरी हार्श पनिशमेंट। खैर, डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहां के सिटीजन्स को अपने राइट्स के लिए लड़ने की
कैपेसिटी उनमें नहीं है या फिर कम है। और वो 4 कंट्रीज रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया भी आई गया इसमें। ये यूके बेस्ड कोई पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसने क्लासिफाई किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो अब हर एनजीओ कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तो हर एक की बात मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हैना एरेंट। इसका पहले तो न्यूज कंटेक्स्ट देख लेते हैं, फिर ये जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं ये, उसके उनके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। पहले न्यूज कंटेक्स्ट देख लेते हैं। यूएस इलेक्शन चल रहा है, तो जो एक्स प्रेसिडेंट, अब तो एक्स प्रेसिडेंट हो गए डोनाल्ड ट्रंप, जब वो हार गए तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया वहाँ पर, और ऐसा कहा गया कि पहली बार जो है अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो डेंजर में है। और वो सारा क्या हुआ था, पार्लियामेंट में हमला एंड ऑल, आप सभी लोगों को पता है। तो इससे रिलेटेड हैना एरेंट का बेसिकली न्यूज कंटेक्स्ट ये है कि जो हैना एरेंट है वो जर्मन बॉर्न एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थी। इन्होंने बेसिकली इनको बोला जाता था कि 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ये रही हैं। जूइश फैमिली से थी हैं। इनके कुछ वर्क हैं ब्रॉड रेंज में, जैसे कि नेचर ऑफ पावर एंड इविल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, टोटलिटरिज्म, ये सारी की सारी चीजें काफी फेमस रही हैं। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरिज्म 1951, ये इनका पहला मेजर वर्क था। इसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो नाजिज्म है या फिर स्टालिनिज्म है, ये मेजर टोटलिटेरियन पॉलिटिकल मूवमेंट हैं 20th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ के, राइट। अब ये जो टर्म है टोटलिटेरियन, अब ये टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है ये देखते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम that prohibits opposition parties, restricts individual opposition to the state and its claims। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब यहां पे ये बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन जो हैं उसी को खत्म कर दो, उसी को क्या कर दो, वैनिश कर दो। यानी एक ही अथॉरिटी रहनी चाहिए, एक ही एग्जीक्यूटिव रहनी चाहिए, यानी पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन यहां पर होना चाहिए। ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम है ऑब्वियसली, और ये अथॉरिटेरिज्म जो है उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं काम आ सकती है, राइट। ये भी उसी से रिलेटेड है, यू कैन जस्ट रीड इट, नो इश्यूज। नेक्स्ट आते हैं ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट। ईरान हैज बेसिकली रिज्यूम्ड 20% यूरेनियम इनरिचमेंट एट इट्स फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये बेसिकली वही जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA जो 2015 की डील है, जिसके बारे में हमने अब भी पढ़ा, उससे ही रिलेटेड है। तो अगर आप इसको अलग से नहीं भी पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो मेन डील है ईरान डील वही इंपॉर्टेंट है, नो इश्यूज। नेक्स्ट आते हैं चाइनाज अमेंडेड नेशनल डिफेंस लॉ। नेशनल डिफेंस लॉ जो है चाइना ने अपना अमेंड किया है। बेसिकली चाइना इसमें ये बोल रहा है कि चाइना की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जितने भी एसेट्स हैं ओवरसीज, यानी चाइना से बाहर भी जो ओवरसीज चाइना के एसेट हैं या फिर चाइना की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया, तो अगर उन एसेट्स को या फिर उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कोई किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पर चाइना जो है वो नेशनल डिफेंस लॉ के अंडर कार्रवाई करेगा। तो ये वही है कि सिक्योरिटी जो है बियॉन्ड बॉर्डर्स वाला कंसेप्ट इसमें लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन का ही है। इसमें बेसिकली जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है या फिर जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है उसको ये खत्म करने के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, राइट। यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2008 में भी ये आया था। इसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून का ये कैंपेन था। बान की मून ने कहा था देयर इज नो प्लान बी because there is no planet B। कोई दूसरा प्लैनेट बी नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा प्लान बी भी नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा स्टेटमेंट है। सो यूनाइट कॉल्स ऑन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो यंग लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया है, इन सभी को इस फोर्स में ज्वाइन कराता है। और वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको भी एक ग्लोबल पैंडेमिक कहा गया है, उसको रोकने के लिए इसमें अवेयरनेस जगाने के लिए ये कैंपेन है। और हैशटैग भी एक इसमें शुरू किया गया था, ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन। नेक्स्ट आते हैं पोलर सिल्क रोड।
बेसिकली ये एक शिपिंग रूट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट पैसेज, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और सेंट्रल पैसेज, कहाँ के, ये आर्कटिक सर्कल के तीनों पैसेज हैं। इसमें ये इस आर्कटिक सर्कल के बेसिकली अक्रॉस ये तीनों पैसेज हैं, इसमें ये पोलर सिल्क रोड में ये इंक्लूड होते हैं। जो 3 इकोनॉमिक सेंटर हैं, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया और वेस्टर्न यूरोप, ये इन तीनों को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आर्कटिक रूट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ओवरलैंड एंड मरीटाइम रूट, ये आप देख सकते हैं मैप में, यहां पर आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, सो ये बस शिपिंग रूट के बारे में बता रहा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग इकोनॉमी पे। वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग तो पता ही है आपको, अब नई नई ऐप्स आ गई हैं कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जितने भी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपको लोन मिल जाएगा। तो इसी चीज के लिए आरबीआई ने ये सेटअप किया है, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। आरबीआई ने इसको सेटअप किया है। इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो मोबाइल एप्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और ये क्या करेंगे, जो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ये स्टडी करेगा। और जो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर हैं, दोनों के दोनों सेक्टर्स को इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके ही स्टडी किया जाएगा। इसके क्या फंक्शंस हैं कि जब अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग होती है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या रिस्क पड़ता है इसका। इसके अलावा अगर रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं या फिर रेगुलेटरी वे में अगर लैंडिंग की जाती है डिजिटल फॉर्म में तो किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, दैट ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर सर्विस मोर फेयर, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको एफिशिएंट करता है और काफी ज्यादा इजी बना देता है, मतलब इट्स वेरी इजी टू एक्सेस। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमी से ही है रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक रिकवरी शेप हैं जो हमको देखने हैं। सबसे पहले हम लोग जेड शेप्ड रिकवरी देखते हैं। ये बड़ा ही एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, आशावादी सिनेरियो है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी राइज कर लेती है एक क्रैश के बाद। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके, यहां पर दिया है डायग्राम, यस यू कैन सी हियर, ये क्रैश कर गई और वापस से काफी रिकवर कर गई एंड देन अपने नॉर्मल पे आ गई। सो दिस इज बेसिकली जेड ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट वी शेप रिकवरी। इसमें जो इकोनॉमी है वो बहुत जल्द एक बार जब लॉस में जाती है तो रिकूप कर लेती है अपने लॉस्ट ग्राउंड को और नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन पे जल्दी से वापस आ जाती है, एज यू कैन सी हियर। यू शेप्ड रिकवरी, एक बार जब इकोनॉमी स्ट्रगल करती है, एक बार जब इकोनॉमी जो है वो गिर जाती है तो लो ग्रोथ रेट पर रहती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये अपने यूजुअल लेवल पे आ जाती है। सो ये यू शेप टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट डब्ल्यू शेप्ड है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का है, मतलब अनयूजुअल उतना नहीं है बट होता है। इसमें क्या है कि पहले ग्रोथ गिरती है, ये ग्रोथ गिर गई यहां पे, फिर थोड़ी सी ग्रोथ होती है लेकिन फिर ये गिर जाती है एंड देन फिर फाइनली ये रिकवर कर दिए, तो ये डब्ल्यू शेप रिकवरी है। एल शेप्ड है, एक बार इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्रोथ यहां चल रही है और ये यहां गिर गई, उसके बाद ये बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है, जो उसका लो लेवल है उसी पे ये लंबे टाइम तक चलती रहती है। जे शेप्ड रिकवरी भी है एक। जे शेप्ड बेसिकली रिकवरी में क्या होता है, एक बार अगर थोड़ा सा भी वो नुकसान हुआ तो ये बहुत जल्दी रिकवरी करती है और काफी ज्यादा टाइम तक तेजी से ये रिकवरी करती रहती है। ये थोड़ा सा अनरियल सिनेरियो है लेकिन है थ्योरी में तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं उद्योग सहायक इंटरप्राइजेस नेटवर्क। ये बेसिकली नैनो और माइक्रो इंटरप्राइजेस जो हैं इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में उनको ग्रोथ देने के लिए है ये, और इसको प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने, फिक्की ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इसको बनाया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। द इनइक्वालिटी वायरस, ये एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम ने इसको पब्लिश की है और इन्होंने बस ये बताया है कि पैंडेमिक के टाइम पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इंडिया और वर्ल्ड में दोनों में बढ़ गई है। तो नई बात क्या है इसमें, ठीक है।
ऑफ बजट बोरोइंग, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ बजट बोरोइंग बेसिकली एक ऐसे तरीके का लोन होता है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन हम उन पब्लिक इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं लोन्स को जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है या फिर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे लोन जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं जिनको फाइनेंस कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें फुलफिल हो जाता है क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट वाली चीज तो आई गई है। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर यहां पे हम लोग लोन लेते हैं राइट, और यहां पर अगर वो जो लोन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोन नहीं लिया गया तो फिस्कल डेफिसिट में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट पता ही है आपको, गवर्नमेंट जितना कमाती है और गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मतलब कमाया कम और खर्च ज्यादा किया तो ऑब्वियसली बात है कि नुकसान में चले गए, तो आपका फिस्कल डेफिसिट बन जाता है राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ये बेसिकली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है और ये आरबीआई ही नहीं इसको स्टार्ट किया है। इंडिया में जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं उनको बैन कर दिया जाएगा इस क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 से। यहां पर आरबीआई का ये कहना है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है हम सिर्फ उसको बैन कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी की जो थ्योरी है, हम उसको बैन नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो करती है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी फॉलो करती है, तो इंडिया क्या कर रही है कि इस क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग बैन नहीं कर रहे हैं। दैट मींस हम लोग इसको यूज करेंगे लेकिन खुद की क्रिप्टो करेंसी निकालेंगे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये जो बिल है ये एससी गर्ग कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया हुआ है और उसी ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर लो और इंडिया खुद की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई 1970। अब सीधी सी बात है कि कॉटन कॉर्पोरेशन है तो कॉटन से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा या फिर ट्रेड होगा ये उसी को संभालेगा, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉटन का अलग अलग इंडस्ट्री के कंस्टिट्यूएंट्स में उसको ये हैंडल करेगा। ये एक पब्लिक सेक्टर एजेंसी है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई थी और इसको जो गवर्न करता है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करती है, टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 के अंडर। नेक्स्ट आते हैं स्पाइस बोर्ड 1987। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसको स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसको बनाया कैसा है कि कार्डमम बोर्ड, कार्डमम इज इलायची, कार्डमम बोर्ड एंड स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और क्या बना दिया गया, स्पाइस बोर्ड 1987। ऑटोनोमस बॉडी है ये, 52 शेड्यूल जो स्पाइसेस हैं उनको ये प्रमोट करती है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी और PARA। हम लोगों ने मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में ही एक हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था, उसका नाम था बैड बैंक्स। तो ये बस हुई बैड बैंक्स की तरह ही है। जैसे बैड बैंक्स क्या करते हैं कि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया आपका कितना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो 10 करोड़ है, तो ठीक है आप एक काम करो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 10 करोड़ का हमको 5 करोड़ में बेच दो, तो बैंक खुशी खुशी दे देता है। अब ये जो बैड बैंक है इसने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो अब ये जो 10 करोड़ रुपए है ये बैड बैंक खुद से उस बैड कस्टमर से निकलवाएगा और पूरे निकलवा लेता है, तो 5 करोड़ तो रिकवरी में चले गए और 5 करोड़ का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है ना। अब वो फिर वो कैसे निकलवाता है, गुंडे ले जाके डंडे मार के, वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये उसी तरीके की चीज है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI, ये बेसिकली जब बहुत बड़ा अमाउंट जब यहां से वहां ट्रांसफर होता है तो उसमें ये काम आता है। तो ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है ये एक 20 डिजिट का यूनिक कोड है, राइट। तो बैंक्स जो होते हैं वो ये एडवाइस करते हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स को कि अगर आप
50 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर का यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को यूज़ करना चाहिए अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड तो। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम। ये जो स्कीम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 टायर से लेके 6 टायर तक सब्सिडाइज किया जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस पे स्पेशल फोकस रहेगा, राइट। शायद इस स्कीम से रिलेटेड शायद यूपीएससी के मेंस में सवाल पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ के करंट अफेयर्स पे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, अब सीधी सी बात है ट्रॉपिकल डिसीज वर्ड ही यहाँ पर है तो यानी यहाँ पर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जो लो इनकम पॉपुलेशन है उनको ये ज्यादा होता है। अफ्रीका या फिर एशिया या फिर अमेरिका के जो डेवलपिंग रीजन्स है उसमें ये ज्यादा होता है। होता क्यों है? अनसेफ वाटर, पुअर हाउसिंग कंडीशन, पुअर सैनिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया की जो पॉलिसी है इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को लेकर है, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज 2018, तो ये एनटीडी के लिए ही काम करता है। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि एक साइन ऑफ यूनिटी स्टार्ट किया वर्ल्ड टू लाइट अप कुतुब मीनार, ताकि वो जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है उससे लड़ाई की जा सके, तो इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। हेल्थ में एक ही था। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर। माघ बिहू दैट इज मघार दोमानी फेस्टिवल, इसको माघ बिहू फेस्टिवल को मघार दोमानी भी बोलते हैं। इसे हम लोग भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। भोगाली बिहू का मतलब ईटिंग भोग, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, ठीक है। ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग सीजन के एंड में, यानी माघ के महीने में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ के महीने में, बेसिकली जनवरी और फरवरी में। इसमें मेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेजी मतलब एक तरीके का बॉनफायर, ताकि वो जो अग्नि देव हैं उनकी पूजा के लिए। और ये तिब्बतो बर्मन और इंडो आर्यन जो है उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट इज मकारा विलक्कू फेस्टिवल। ये मकर संक्रांति के टाइम पे केरला में ऑर्गेनाइज किया जाता है सबरीमाला टेम्पल में। सबरीमाला टेम्पल का जो इशू है वो पुराना हो चुका है, वुमेन एम्पावरमेंट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, वो पता है आपको। और ये जो फेस्टिवल है इसमें थिरुवभरनम को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो लॉर्ड अयप्पम है। लॉर्ड अयप्पम सबरीमाला टेम्पल के जो गॉड हैं उनके जो मूर्ति है, ऑर्नामेंट्स हैं, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। माइथोलॉजी इससे रिलेटेड ये है कि जो लॉर्ड श्री राम हैं और लॉर्ड लक्ष्मण हैं वो शबरी से मिले थे, जो एक ट्राइबल डिवोटी थी, और सबरीमाला में ही मिले थे। नेक्स्ट इज जलीकट्टू। पता ही है आपको इसके बारे में। जलीकट्टू को हम लोग सलीकट्टू या फिर थाजुवुथल या फिर मंकू विरत्तू कहा जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। ये जो जलीकट्टू है ये पोंगल में सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, मट्टू पोंगल डे पर। ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें बेसिकली जो बुल होता है उसको भीड़ पर छोड़ दिया जाता है, और जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जो बुल का जो हम्प होता है, हम्प को आई एम सो सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हम्प को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस बुल को रोकने की कोशिश करते हैं कि बुल दौड़ रहा है, उसके हम्प को पकड़ लेंगे और उसको रोक लेंगे। अच्छा कॉन्फिडेंस है। इसे तमिल क्लासिकल पीरियड 400 से 100 BC के बीच में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता था, और ये अयर पीपल जो होते हैं जो मुलई रीजन में रहते थे उनमें ये काफी पॉपुलर था। नेक्स्ट आते हैं सुलावेसी केव पेंटिंग। बेसिकली ये एक वाटी पिग पेंटिंग है जो लियांग तेदोंग केव में मिली है, और ये अब तक की मिली दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है। इंडोनेशिया में जो मिली है, ये कहा जा रहा है कि 45,500 ईयर्स पुरानी पेंटिंग है वाइल्ड पिग की। इससे पहले जो सबसे पुरानी पेंटिंग के बारे में हमको जिसके बारे में पता था वो 43,900 ईयर्स ओल्ड थी वो, राइट, जिसमें एक ह्यूमन एनिमल हंटिंग का कुछ था, लेकिन अब इसको सबसे पुराना कहा जा रहा है, राइट। एंड विसियन वाटी पिग इज अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गवी गंधारेश्वरा टेम्पल, दैट इज गवीपुरम केव टेम्पल। ये बेंगलोर का एक शिव टेम्पल है। बहुत मिस्टीरियस आर्किटेक्चर है इसका, ऐसा कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये चीज है कि मकर संक्रांति के दिन उसका आर्किटेक्चर एग्जैक्टली ऐसा है कि जो सूर्य की रोशनी है वो एग्जैक्टली उस शिवलिंग पर पड़ती है, एग्जैक्टली उस शिवलिंग पर पड़ती है।
किसी स्पेसिफिक टाइम पर, तो काफी मिस्टीरियस आर्किटेक्चर है इसका। इसको गौतमा महर्षि एंड भरद्वाज मुनि ने वैदिक पीरियड में बनाया था। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, या ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, नो इशू विद दैट, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट गाइस, इट वुड गेट रिजॉल्व, या गिव मी अ मोमेंट। So sorry for the disturbance, happens sometimes. Okay, yes, तो इसको yes, we were here, I'm really sorry, sometimes it happens with technology, no problem। तो इसको गौतमा महर्षि एंड भरद्वाज मुनि ने वैदिक पीरियड में बनाया था। एंड 16th सेंचुरी में जो कैंपेगौड़ा जो है बेंगलुरु टाउन के फाउंडर, उन्होंने इसको रेनोवेट भी किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इज रीसा। ये हैंड वुमेन क्लोथ है त्रिपुरा ट्राइब्स का। बेसिकली जो त्रिपुरा का जो फीमेल अटायर होता है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रीसा, और दूसरा होता है रिगनई, और थर्ड इज रिकुतु, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मार्शल आर्ट्स फॉर्म इन खेलो इंडिया। जो खेलो इंडिया है आप सभी लोगों को पता है, यूथ गेम है, तो इसमें 4 मार्शल आर्ट्स के फॉर्म को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला देख लेते हैं, मलखम है, दैट इज मध्य प्रदेश का है। इसमें बेसिकली वुडन पोल होता है या फिर रोप होता है, इसमें जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट इज गटका, पंजाब का है। ये बेसिकली वुडन स्टिक्स, लकड़ी के साथ, डंडे के साथ फाइटिंग स्टाइल है, 15th सेंचुरी से ये चला आ रहा है। इसके अलावा बाना और चोला ये पहनकर ये जो गटका है इसको लड़ा जाता है। नेक्स्ट इज थंगता, मणिपुर। तो ये जो थंगता है, इससे ये किसी और मार्शल पार्ट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो मेन मार्शल आर्ट है दैट इज हुएन लंगलॉन। तो ये जो हुएन लंगलॉन है, इसके 2 कंपोनेंट हैं। तो जो पहले नंबर का कंपोनेंट है वो है थंगता, ठीक है। थंगता का मतलब होता है आर्म्ड कॉम्बैट, मतलब हथियार के साथ इसमें लड़ते हैं। इसमें थंग होती है दैट इज स्वॉर्ड, एंड ता दैट मींस स्पेयर। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है, दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट, जो है सरित सरक। ये अनआर्म्ड फाइटिंग होती है, मतलब इसमें आर्म्स के साथ लड़ाई नहीं होती, हाथ पैर से लड़ाई होती है। एंड नेक्स्ट इज कलरीपयट्टू, ये केरला का है, काफी फेमस है। 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी के बीच में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और संगम लिटरेचर में ये अपीयर भी हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भीमा कोरेगांव बैटल, पुणे। भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो बैटल है ये 1818 में लड़ी गई थी पेशवास, दैट इज मराठास, और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके जो मेन सैनिक थे, जो सोल्जर थे, वो दलित सोल्जर थे, और जो पेशवा आर्मी थी उसमें जो सोल्जर थे वो अपर कास्ट सोल्जर थे। तो ये ब्रिटिश और पेशवा की लड़ाई कम हो गई, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की लड़ाई ज्यादा हो गई। तो इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटिश आर्मी के जो दलित सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, पेशवा को इसमें हरा दिया। और ये बेसिकली दलित्स के लिए एक मॉरल विक्ट्री की तरह हो गई कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था उनका, उनसे वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि 200 एनिवर्सरी हुई थी भीमा कोरेगांव बैटल के जीतने की, तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को, उसमें भीमा कोरेगांव एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, उसने बोला है कि भैया उनको रिलीज करो, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पथारू घाट पीजेंट्स अपराइजिंग ऑफ आसाम 1894। ब्रिटिशर्स ने आसाम को 1826 में अनेक्स कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, और बहुत सारे लैंड टैक्स, जमीन पर बहुत सारे कर लगाने उन्होंने शुरू कर दिए थे 1893 में। इसके बाद 1893 में उन्होंने जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो बढ़ा के 70 से 80% कर दिया, और फिर वहां पर पीजेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर फिर मिलिट्री ने ओपन फायर कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ अ भूला हुआ काइंड ऑफ एक अपराइजिंग मूवमेंट है, राइट। नेक्स्ट इज हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी। वैसे तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी है, इसलिए इसको आर्ट एंड कल्चर में रखा है।
ये जो कमेटी है इसके जो हेड थे वो दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने भाई यही प्रपोज किया था कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको अप्रूव किया था। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं मनथु पद्मनाभम। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड केरला के फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी NSS के फाउंडर भी थे और ये एंटी अनटचेबिलिटी जो मूवमेंट हुए थे, मतलब छुआछूत को खत्म करने के लिए जो मूवमेंट शुरू हुए थे उसमें उन्होंने पार्ट लिया था और वायकॉम सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आते हैं कोलम और मुग्गू। ये एक तरीके की रंगोली है, साउथ इंडिया में ये रंगोली बनाई जाती है चावल के साथ या फिर चौक के साथ, राइट, गेहूं के साथ भी इस रंगोली को बनाया जाता है। तो घर के बाहर बनाते हैं बस इसको, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटी पे। न्यू लेबर कोड्स। लेबर मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो अलग अलग 29 लेबर लॉज हैं जो थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं, तो उन 29 लेबर लॉज को हम लोग 4 कोड में अरेंज कर देंगे। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस तो वही रहने वाला है। कंप्लायंस बर्डन को कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, जो वर्कर्स को हायर करने या फायर करने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी इजी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स की जो वर्क टर्म कंडीशंस है कि कितने घंटे काम करना है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम लोग PMSVA निधि के नाम से भी जानते हैं। इसको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2020 में इसको लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि वी प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड। अब जैसे लॉकडाउन लगा था तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनकी पूरी कमाई खत्म हो गई थी। अब जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है तो अब इनकी कमाई धीरे धीरे वापस शुरू होगी क्योंकि इनका बिजनेस अब धीरे धीरे स्टैब्लिश होगा, लेकिन इनको इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा। तो ये कैपिटल लोन हम लोग इन स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। ये मार्च 2022 तक ये स्कीम जो है रहेगी, राइट। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFC, SHG को अलाउड किया है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस बहुत रहता है, कनेक्टिविटी बहुत रहती है, इसलिए वो ऐसे वेंडर्स को स्कीम में जोड़ने में आसानी रहेगी। बस लेकिन दिक्कत एक आ रही है कि इस स्कीम के अंदर जो लोन दिए जा रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज झटका एंड हलाल मील। हलाल मीट और झटका मील के बीच में आपको डिफरेंस पता है। हलाल मील बेसिकली क्या है कि एक इस्लामिक वे होता है एनिमल्स को स्लॉटर करने का। इसमें बेसिकली क्या है कि एनिमल को ब्लीड करने दिया जाता है, थोड़ा सा तड़पने दिया जाता है उसको। और झटका में क्या होता है कि नॉन इस्लामिक वे है, इसमें बेसिकली एक ही झटके में एनिमल को मार दिया जाता है। न्यूज में इसलिए क्योंकि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिया है कि कौन सा रेस्टोरेंट हलाल मीट सर्व कर रहा है और कौन सा झटका मीट सर्व कर रहा है, ये उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री कर्मा तत्पर अभियान मुक्ता। ये बेसिकली क्या है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि जो एक बेसिकली एक तरीके की मिनिमम वेज स्कीम है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे वापस आ गए थे, अब उनके पास उतना जॉब नहीं है, तो एक तरीके से ये उनके लिए मिनिमम वेज स्कीम है और मनरेगा की गाइडलाइंस पे ही ये काम करते हैं। लेकिन न्यूज में इसलिए क्योंकि अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि हम लोग इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं रख रहे हैं, जैसे वो PMSVA निधि की मार्च 2022 है, इसमें कहा है कि इसको हम लोग परमानेंट ही करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं अभ्युदय। उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है जिसमें स्टूडेंट्स जो होंगे उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। ट्रांसजेंडर कैन कंटेस्ट पोल फ्रॉम वुमेन कैटेगरी, करना भी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को विलेज पंचायत में ये कहा है कि आप वुमेन कैटेगरी में आप लोग कंटेस्ट जो इलेक्शंस हैं उसको आप कंटेस्ट कर सकते हो। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वालिटी के अंडर ये आता है। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ने भी परमिट किया है कि ये जेंडर आइडेंटिटी को अब स्ट्रांगली हमको फेवर करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स थोड़े ज्यादा है। जो भी द हिंदू का कंपाइलेशन वीडियो है, यू हैव टू कीप सम पेशेंस फॉर दिस, क्योंकि ये पूरे मंथ का हम लोग कवर करते हैं तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। चलिए एनवायरमेंट की शुरू करते हैं। जुको वैली, ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे स्टैब्लिश्ड है। प्लेसेस इन न्यूज में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। और जूको लिली के लिए ये फेमस है, न्यूज में इसलिए क्योंकि आग लग गई थी, सिंपल।
होबारा बस्टर्ड, इसका जो प्रोटेक्शन IUCN स्टेटस है वल्नरेबल है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है। इंडिया और पाकिस्तान में ये पाया जाता है। दो डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं इसके जिसको IUCN ने रिकॉग्नाइज किया है। एक है चालमीदोतिस उंदुलता जो नॉर्थ अफ्रीका में है, और एक है चालमीदोतिस मैकिक्विनी जो एशिया में पाया जाता है। ठीक है, न्यूज में इसलिए अजीब रीजन से न्यूज में, पाकिस्तान ने बेसिकली दुबई के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद पाकिस्तान आए थे घूमने के लिए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी कि आप इस होबारा बस्टर्ड को का शिकार कर सकते हो। क्या बोल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रैमसर साइट है, ये आपको पता ही है। और 1989 में ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम लोग मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। यहां पर कुछ रेयर स्पीशीज हैं जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नदन रिवर टर्पिन, इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन, वल्नरेबल फिशिंग कैट। न्यूज में इसलिए क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इनसे रिलेटेड और कहा था कि जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल वाला, इसमें 482 बर्ड स्पीशीज हैं जैसे कि मास्ट फिनफुट, बफी फिश आउल, गोलियाथ हेरॉन, स्पून बिल्ड, सैंड पाइपर एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं एम सैंड पॉलिसी, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी राजस्थान, एनवायरमेंट के लिए अगेन गुड न्यूज टाइप की चीज है ये बेसिकली जो रिवर सैंड होता है, नदी के किनारे से हम लोग जो रेत निकाल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग काम करते हैं, तो सॉइल इरोजन तो होता ही है और नदी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और आसपास के एरिया को बहुत ज्यादा डेंजर में हो जाता है ये जब बाढ़ जैसी सिचुएशन आती है। तो बेसिकली ये जो एम सैंड है हार्ड ग्रेनाइट स्टोन को क्रश करके बनाई जाएगी और इसकी जो साइज है वो 4.75 mm से भी कम रहेगी। ये डस्ट फ्री रहेगी कंप्लीटली और ये सॉल्युबल कंपोनेंट्स कंटेंट नहीं करेगी अपने अंदर, जिसकी वजह से कंक्रीट में और ज्यादा इसको स्ट्रेंथ दी जाए मिलेगी और इम्प्योरिटीज जो होती हैं क्ले, डस्ट, सिल्ट, ये सब इसमें नहीं रहेगा। कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं उन लोगों के लिए जो इस एम सैंड के अंडर इंडस्ट्रीज ओपन करते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट भी है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम उसको इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा देंगे कारखानों को या कंपनीज को, फैक्ट्रीज को जो एम सैंड पॉलिसी के तहत काम करेंगे। राइट, नेक्स्ट आते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर आपको पता है दो अगर बहुत बड़े हैबिटाट्स हैं, हैबिटाट्स मतलब जहां पे एलिफेंट रह रहे हैं, एलिफेंट हैबिटाट, ये एक बड़ा हैबिटाट है, ये एक बड़ा हैबिटाट है, यहाँ पे एलिफेंट रहता है, यहाँ पे एलिफेंट रहता है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक नैरो स्ट्रिप, हाथी यहां से यहां और यहां से यहां जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिफेंट कॉरिडोर बोलेंगे। ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है? मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर नहीं होगा तो ये हाथी कहीं से भी घुस जाएंगे और फिर मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट वहां पर होना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली न्यूज में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नंदिता हजारिका को टेक्निकल कमिटी का मेंबर बनाया था जो इस एलिफेंट कॉरिडोर के लिए काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को भी नोटिफाई किया है एलिफेंट कॉरिडोर के लिए जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। और बेसिकली इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है कॉरिडोर की, दैट इज सिगुर प्लेटू, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया तमिलनाडु गवर्नमेंट को। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्रीन टैक्स, दैट इज पॉल्यूशन और एनवायरमेंट टैक्स। ये बेसिकली एक एक्साइज ड्यूटीज हैं उन व्हीकल्स पर जिनकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। 10% से लेके 25% तक का एडिशनल ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा उन व्हीकल्स पर जो या तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जो 8 साल से ज्यादा पुराने हैं और जिनका टाइम आ चुका है फिटनेस सर्टिफिकेशन रिन्यूअल का, या फिर ऐसे पर्सनल व्हीकल्स जो 15 साल से ज्यादा पुराने, तो उन पे क्या लगेगा? ग्रीन टैक्स लगेगा। राइट, जो ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं जो फार्म्स में खेतों में यूज किए जाते हैं, उनको इससे अलग रखा गया है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, एलपीजी, सीएनजी वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी इससे अलग रखा गया क्योंकि उनसे एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उस पर जो ग्रीन टैक्स है वो थोड़ा सा कम लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट अडॉप्शन समिट CAS 2021। इसे बेसिकली नीदरलैंड ने होस्ट किया था, ऑब्वियसली ऑनलाइन ही होस्ट किया था, इसलिए इसे CAS ऑनलाइन भी कहा गया है। ये UN क्लाइमेट एक्शन
के ऊपर बेस था पूरी तरीके से, एंड इट बेसिकली शोकेस द सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड सस्टेनिंग मोमेंटम थ्रू UNFCCC COP26। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एट अ ग्लांस के लिए इट्स फाइन, इसको भी आप देख सकते हैं, नो इश्यूज। मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया का है, रिंग ऑफ फायर, इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज शैलजा चंद्र कमिटी, यमुना रिवर की मॉनिटरिंग कमिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को बोला था कि यमुना के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, रिपोर्ट आपने दी नहीं है अब तक, तो रिपोर्ट दीजिए इस पर। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू हरिके वेटलैंड पंजाब, बेसिकली जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड हैं जैसे कि कॉमन पोचार्ड हो गया, या फिर यूरेशियन कूट हो गया, या फिर ग्रेलैक गूज हो गया, बार हेडेड गूज और गैडवॉल, या फिर जितने भी दूसरे जो स्पीशीज हैं वो इस एरिया में आते हैं एज अ माइग्रेटरी बर्ड। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हरिके वेटलैंड है, ये भी पंजाब में है, इसके बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो वेटलैंड्स के बहुत सारे लेक्चर्स सिनॉप्सिस पे ही, जो 2020 एंड 50-50 की सीरीज है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, इंडियन स्टार टॉर्टाइस और IUCN स्टेटस जो है इसका, वैसे IUCN की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको वल्नरेबल दिख जाएगा, लेकिन द हिंदू में आप देखते हो तो इंडेंजर्ड मिल जाएगा। सो मेरे ख्याल से IUCN की जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहेगी। हैबिटेट जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही है इसका, और 4th स्केड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिया कह रहा है कि इसको रीलिस्ट करना चाहिए अपेंडिक्स साइट्स अपेंडिक्स 2 लिस्ट से 1 में। अगर ये लिस्ट क्या होती है, अगर आपको फिर से पढ़ना है तो आप सिनॉप्सिस के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो 2020 50-50 सीरीज है वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो यूट्यूब पे दूसरे जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं सिनॉप्सिस के, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स तो वो कवर करते ही हैं, लेकिन जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसके लिए वो एक तरीके से बेसिक्स भी क्लियर करते हैं। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखते हैं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड A to Z सारी एक्सप्लेनेशन वहां पे दी गई है। अगर आप उनको देखते हैं देन फिर आप हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो आई वुड जेन्युइनली रेफर दोज वीडियोस फॉर योर नोट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्लाईवेज। बेसिकली फ्लाईवे इज अ फ्लाइट पाथ यूज्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स। अब भाई जैसे ये रीजन है तो ये बर्ड यहां से यहां आ रहा है और यहां से यहां आ रहा है और यहां से ये घूम फिर के यहां आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली फ्लाईवे हो गया। ये वो रास्ता हो गया जहां से वो माइग्रेटरी बर्ड आता है और जाता है, ये यही रास्ता रहेगा उसका, ये चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि ऐसा 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 नहीं, वो फ्लाईवेज जो है वो ग्रुप में करते हैं तो वो फिक्स रहता है उनका रास्ता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाईवे। टोटल 9 फ्लाईवेज हैं वर्ल्ड में, जिसमें से जो 3 हैं वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से होके जाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये 3, और ये रहे आपके फ्लाईवेज। यहाँ पर 1 2 3 ये फ्लाईवेज भी आप देख लीजिए कलर के हिसाब से मैच करके, यू कैन सी द बेस। नेक्स्ट इज सेमेरू वोल्केनो, जावा इंडोनेशिया। अभी ये इरप्ट हुआ था और ये जावा का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है। नेक्स्ट आते हैं मेटेरॉइड। देखिए एक तो होता है, चलिए मैं आपको सीधा इससे ही समझाते हैं, ये रहा, ये देखिए, ये है मेटेरॉइड, ये है मेटियोर और ये है मेटेरॉइड, ठीक है। तो ये डी वाला मेटेरॉइड, राइट, अगर स्पेस में है तो इसको मेटेरॉइड बोलेंगे, अगर ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर देता है तो इसको मिटियोर बोलेंगे, और अगर ये अर्थ पे आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड बोलेंगे। सिंपल सा डिफरेंस है, स्पेस में है तो मेटेरॉइड, एटमॉस्फेयर में है तो मिटियोर, और अर्थ पे है तो मेटेरॉइड। यहां पर भी सेम चीज है, ठीक है, देख सकते हैं, ये स्पेस में आ गया, ये एटमॉस्फेयर में आ गया और ये अर्थ पे टकरा गया, राइट। तो बस इसमें भी वही चीज की जो मैंने भी इसको अब मैप डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको समझाया, इसमें भी बस वही चीज बताई गई, जस्ट पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। वैसे अगर आपको इन मिटियोर मेटेरॉइड्स के बारे में फिर से पढ़ना है अच्छे से तो जियोलॉजी ऑप्शनल एंड ज्योग्राफी, ये 2 और प्लेलिस्ट मौजूद हैं सिनॉप्सिस के चैनल पे, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कैफे 2 रेगुलेशंस। ये बेसिकली क्या है कि
कार्स को और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। 2022 से ये इफेक्ट में आएंगी। बेसिकली इसमें क्या है कि इनडायरेक्टली हम लोग गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे व्हीकल्स हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा डीजल लगता है, बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस करके उन व्हीकल्स को महंगा कर देंगे। तो महंगा कर देंगे क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो बनना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम उस गोल्स को तैयार करेंगे। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत भी इसको रिकॉग्निशन मिला है। एंड दीज आर द अकॉर्डिंग्स विद द फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड 2015, जिसमें बेसिकली हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी क्या कर रहे हैं, 2030 तक जो रोड व्हीकल्स की जो फ्यूल एफिशिएंसी वो 35% तक हम लोग बढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसने इसको सबसे पहले नोटिफाई किया था, लेकिन जो नोडल मिनिस्ट्री रहेगी इसके लिए वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रहेगी। तो ये अलग अलग है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गैंगेटिक डॉल्फिन, पता ही है आपको, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एंडेंजर्ड है, अभी IUCN स्टेटस उसका। इंडियन पैंगोलिन, इसको हम लोग स्केली एंड ईटर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड ईटर चींटियां खाता है और इंडेंजर्ड मैमल है, मैमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यू नो दिस। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश, ये बेसिकली इंडिया का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, जितने भी इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, स्ट्रेच है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहां पर इस कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको व्हाइट ब्लैक्ड वल्चर और लॉन्ग बाइल्ड वल्चर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो यहां पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा होप आइलैंड, सैक्रामेंटो आइलैंड भी यहां पर है, और इंडेंजर्ड ऑलिव रिडले और राइडली टर्टल्स, यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, ये भी यहां पर है। ठीक, ये देख सकते हैं यहां पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिड्यूसिंग हजार्ड्स बाय बर्ड्स टू फ्लाइट। सी, प्रीलिम्स का टॉपिक तो नहीं है ये, बट मेंस के हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। कई बार क्या ऐसा होता है कि बर्ड्स की वजह से फ्लाइट्स में कभी कभी डिले हो जाता है, या फिर कभी बार खराबियां आ जाती हैं, या फिर फ्लाइट जो रहती है वो टेक ऑफ कर चुकी रहती है और किसी बर्ड की वजह से कोई इशू आ सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकेशन स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट, मतलब हम लोग बर्ड्स के जो बर्ड्स हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस हम लोग यहां पर कम करेंगे। किसकी तरफ अट्रैक्टिवनेस कम करेंगे, ये जो हमारे फ्लाइंग जोन है, फ्लाइंग रीजन है, उनकी तरफ हम लोग अट्रैक्टिवनेस उनकी कम करेंगे। जैसे कि अगर वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या फिर वो अपना घोंसला वहां पर नहीं बना सकते हैं, तो बर्ड्स यहां पर नहीं आएंगे। और ये जो बर्ड फ्लाइट कन्फ्लिक्ट है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, पता नहीं इसमें किसको रखेंगे, लेकिन ये कम हो जाएगा। इसके अलावा एक सिस्टमैटिक स्टडी भी हम लोग करेंगे कि जो एयरफील्ड है वो बर्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर से किस तरीके से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर जो हमारा एयर जोन है, फ्लाई जोन है एयरलाइंस का, अगर वहां पर वाटर फ्लो नहीं होगा, इरिगेशन नहीं होगा, पानी नहीं रुकेगा, तो बर्ड्स वहां पर कम से कम आएंगी। इसके अलावा डाटाबेस तैयार किया जाएगा 10 किलोमीटर के एरिया में, एयरपोर्ट्स का जो आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है वहां पर कौन कौन से बर्ड स्पीशीज हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा, और उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा कि हम लोग ऐसा क्या क्या करें कि जो बर्ड्स हैं इस एरियल जोन में ना आ सके। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें जरूरी। हम लोगों को मना करेंगे कि भैया आप एयरपोर्ट में हैं तो बढ़िया कृपया कर किसी भी पंछी को या फिर बर्ड को खाना वाना आप मत खिलाइए। किसी भी तरीके की ब्रीडिंग हो रही है बर्ड्स की एयरपोर्ट के अंदर तो हम लोग उसको भी रोकेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ऐसा है कि जो चिड़िया है एरोप्लेन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसको रोकने के लिए सारी की सारी चीजें। स्पीशी वाइज सजेशन भी है इसमें, टू डिस्करेज ब्लैक काइट्स विच पोज डेंजर ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ। तो ब्लैक काइट्स जो है टेक ऑफ के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे इशू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैपविंग बर्ड है वो भी इशू क्रिएट कर सकते हैं, क्रोज भी इशू क्रिएट कर सकते हैं, कबूतर भी। तो ये आप इसको पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं है इंपॉर्टेंट, मेंस में देख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वुली राइनो।
ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। वुली राइनो एक बहुत बड़ा राइनो है। अगर आपने एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी तो उसमें राइनोस दिखाए जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े बहुत ज्यादा बाल वाले। तो वही वाले वुली राइनोस की यहाँ पर बात की जा रही है। ये तो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं प्लीस्टोसीन ईरा में। ये नदर्न एशिया और यूरोप में, प्लीस्टोसीन ईरा नहीं, प्लीस्टोसीन एपॉक में, सो सॉरी, प्लीस्टोसीन एपॉक में यूरोप और नदर्न एशिया में ये सरवाइव करते थे। और बस इसमें इतना ही। सबरी रिवर गोदावरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, इससे बस न्यूज में आई थी, अदरवाइज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर पढ़ना है तो फिर गोदावरी रिवर के बारे में पढ़िए। अगेन गो टू सिनॉप्सिस, यू विल फाइंड सम इंडियन ज्योग्राफी वीडियोस देयर आल्सो। रेड सैंडल्स IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। इसको हम लोग रेड सैंडलवुड के नाम से भी जानते हैं और ये सदर्न ईस्टर्न घाट्स में ही मिलता है, राइट। इसका जो रिच रेड कलर है, इसकी जो लकड़ी है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन इसको वो जो संतलुम सैंडलवुड ट्री है उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये संतलुम सैंडलवुड ट्री अलग है और ये रेड सैंडल्स, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और चाइना में भी एक हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आसाम्स लाइफलाइन टू इट्स ओनली रामसर साइट, अथॉरिटीज बैन कम्युनिटी फिशिंग इन देपौर बील। तो ये रामसर साइट, इकलौती रामसर साइट देपौर बील, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर ऐसा है कि न्यूज कंटेक्स्ट है कि यहाँ पर जो फिशिंग है बैन कर दी गई है, सेक्शन 144 लगा दिया गया था उसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या है कि नेचर, एक्सटेंट और पर्पस के हिसाब से इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, या फिर प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स, या फिर प्रोसेस्ड फूड्स, या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। अब जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो इसको हम लोग जंक फूड भी बोलते हैं, राइट। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बेसिकली क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस के थ्रू होके जाता है, जिसमें बहुत लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ईटन ऑन द गो होता है, ठीक है, और कंज्यूमर्स को अपील भी करता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये आप इसको जितना खाते हो आपकी भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इनिशियली तो आपको लगता है कि आपका पेट भर गया, लेकिन आप ये आपकी जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये आपकी भूख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिर आप और ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है और जो वजन है वो अगेन बढ़ता रहता है, ठीक है। गुची और मोरेल, ये बेसिकली दुनिया के सबसे महंगे मशरूम हैं, जम्मू कश्मीर में ये उगते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन कमिटी। न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, एक द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसमें कुछ न्यूट्रिशन कमिटीज के बारे में बताया गया था, तो बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ज्यादा ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल NNC, ये नीति आयोग इसको हेड करती है और वाइस चेयरमैन इनके राजीव कुमार। 12 यूनियन मिनिस्टर एंड 5 चीफ मिनिस्टर रोटेशनल बेसिस पे भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राम मोहन मिश्रा इसके हेड हैं। नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन, जिसको VK कॉल ने हेड किया, राइट। तो बस फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी एंड देन मिसलेनियस पे खत्म करेंगे। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बटरफ्लाई क्लैप टेक्निक, ये बटरफ्लाई की क्लैप टेक्निक है, जिससे हमको बेसिकली पता चलता है कि जो तितली है वो इतनी जल्दी कैसे उड़ती है और इतनी तेज कैसे उड़ती है। तो ये टेक्निक से क्या है कि टेक ऑफ कर सकती है बटरफ्लाई। इसमें क्या होता है कि जब बटरफ्लाई अपने दोनों विंग्स को क्लैप करती है आपस में, ठीक है ना, हिलाती है, तो उन दोनों के उन विंग्स के बीच में जो एयर होती है वो प्रेस आउट हो जाती है और एक जेट तरीके का बन जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या करता है, वो पुश करता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई इतनी तेजी से ऊपर तक उड़ती है। नीवा, ये एक एड फ्री सर्च इंजन है, इंडियन अल्टरनेटिव है ये गूगल का। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो गूगल की तरह ही आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो पर्सनल अकाउंट्स हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ड्रॉपबॉक्स एटसेट्रा से आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। टाइम कैप्सूल आपको पता है, मान लीजिए भाई ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोई इस इंस्टीट्यूशन को 100 साल हो गए हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक गड्ढा कर देंगे। ये हमने गड्ढा को बड़ा ही करना पड़ेगा, ये यहां पे हमने एक गड्ढा कर दिया, ठीक है। तो हम यहां पर जो हमारी टाइम कैप्सूल है, जिसमें उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम जमीन के नीचे क्या कर देंगे, गाड़ देंगे। तो आने वाले टाइम पे
इस इंस्टीट्यूशन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस कैप्सूल से मिल जाएगी, ठीक है ना। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ हिस्टोरिक ट्रेजर जिसमें इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी भरी रहती है। फ्यूचर जो पीपल हैं, आने वाली जनरेशन जो है, उनसे बेसिकली कम्युनिकेशन का एक ये तरीका है। तो इसको जमीन के अंदर भी गाड़ा जाता है, कोई सेलिब्रेशन या ओकेजन होता है। न्यूज में इसलिए, वैसे तो अब आप हर यूनिवर्सिटी में देख रहे हो कि टाइम कैप्सूल जो है वो कर रहे हैं, तो अभी अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज हुई। नेक्स्ट आते हैं कैंसर मेटाबॉलिज्म एंड ट्यूमर सेल्स। बेसिकली ऐसा है कि जो कैंसर के जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ग्लूकोज के एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल है और ये ग्लूकोज इसमें एक बार एंटर कर गया, ठीक है, तो ये जो सेल है ये अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा उतना ज्यादा वो बढ़ता रहेगा। वैसे नॉर्मली तो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए काम आता है, लेकिन कैंसर ट्यूमर सेल्स के लिए बेसिकली ये एक तरीके का एडिक्शन है, मतलब ये उसका फूड है एक तरीके से। और अगर ये उसको बहुत ज्यादा मिलता रहता है तो जो मेडिसिन हैं कैंसर की वो भी ट्रीटमेंट के टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं आती। ओके, नेक्स्ट इज QEST। इसका मतलब होता है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू ही इसको इनिशिएट किया गया है। इसमें बेसिकली रिसर्चर्स के साथ एंगेज किया जाता है और नई नई पॉसिबिलिटीज जो है उनको एक्सप्लोर किया जाता है। उसी से रिलेटेड एक न्यूज, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, दैट इज NMQTA। बेसिकली इट इज टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग लिंक्ड टेक्नोलॉजीज एडमिट्स द सेकेंड क्वांटम रिवॉल्यूशन। देखिए ऐसा है कि फ्रैंकली स्पीकिंग ये बोलने वाली बात है, बट उतनी ज्यादा ये एप्लीकेबल स्कीम ये नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली इंडिया जो है बस ये बोल रहे हैं कि हम लोग रिसर्चर से ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी नई नई इन्वेंशन की, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज से रिलेटेड हो, क्वांटम रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोगों ने टारगेट भी इसमें छोटा रखा है, क्योंकि हमको पता है कि यूएसए और चाइना को तो हम लोग पीछे छोड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग थर्ड बिगेस्ट नेशन बनेंगे इस सेक्टर में, यूएसए और चाइना के बाद। 8,000 करोड़ रुपए भी इसमें इन्वेस्ट किए। खैर, नेक्स्ट जेलेटिन, गेलेटिन, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर टू इंश्योर वैक्सीन, ठीक है ना, ताकि जो वैक्सीन है वो सेफ रहनी चाहिए और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो इफेक्टिव रहनी चाहिए। तो ये पोर्क डिराइव्ड होता है, तो थोड़ा सा रिलीजियस इशू भी इसमें आ गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। थिएटर लेवल ऑपरेशन, इसमें हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज भी पढ़ लेंगे जो नेवी एक्सरसाइज हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, ये इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब मिलके इसको बढ़िया एक्सरसाइज को कर रहे हैं। 3 फ्रेजेस हैं इसके, इंडिपेंडेंट वर्क फेज, जॉइंट वर्कअप फेज एंड टेक्टिकल फेज, ठीक। एस्मी मशीन पिस्टल, ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस डेवलप्ड मशीन पिस्टल है 9 mm की, और इसको डीआरडीओ और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच की, डेजर्ट नाइट 21। की फीचर इसमें है कि इसमें रेफाल भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हो गई इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज। इसके अलावा भी कुछ इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज होती है, जैसे वरुण, ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस की बात कर रहे हैं। गरुड़, ये भी एयर एक्सरसाइज है। शक्ति, ये आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड वीपन सिस्टम डिजाइन सेंटर है, डीआरडीओ ने ही इसको बनाया है, डीआरडीओ में ही है ये, और ये सरफेस टू एयर और बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। नेक्स्ट आते हैं तेजस, ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीट 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर है। ये बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो था इंडिया का, जो 1980s में शुरू हुआ था, जो मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए बना था, ये जो तेजस है ये यहीं से आया है। और 2003 में ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था LCA, इसका नाम बदलकर तेजस कर दिया था हमने। ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड एंड स्टैंड ऑफ वेपनरी, इन सबको ये कैरी करता है। एंड बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स। इट इज इंपॉर्टेंट। न्यूज में क्यों है? क्योंकि 83 तेजस फाइटर्स को अप्रूव
कर दिया गया है कैबिनेट कमेटी के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं एक और एक्सरसाइज पे, दैट इज सी विजिल 21। ये इंडिया की बेसिकली कोस्टल डिफेंस ड्रिल है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये की जाती है। इसमें हम लोग 13 कोस्टल स्टेट्स, जितने भी हमारे 13 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज हैं, उन सबको हम लोग इसमें उस पूरे एरिया में हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है इसमें। इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल हैंडलिंग एजेंसी, सारी की सारी मिलकर ये एक्सरसाइज करती है। और एक बिल्डअप है ट्रॉपिक्स के थ्रू। जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज हुई है ना, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उससे पहले हम लोग सी विजिल एक्सरसाइज कर लेते हैं। बेसिकली एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन होता है उसके लिए, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एरिया है, यहाँ पर आपकी लैंड टेरिटरी है, यहाँ पे आपका पानी शुरू हो रहा है, ठीक है, ओशन टेरिटरी या वाटर टेरिटरी शुरू हो रही है, तो यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है आपका, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, जहां पर आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो मिनरल्स को वगैरह वगैरह। मैनेज भी फिर लेकिन आप ही को करना पड़ता है, और उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज है सबको मैनेज करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मिसलेनियस, हमारे लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। पीएम उदय स्कीम, ये बेसिकली दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको ओनरशिप राइट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज के लिए वो प्रोवाइड करवाता है। इसमें ये टारगेट किया गया है कि 50 लाख जो अनऑथोराइज्ड जो रेसिडेंट्स हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में जो रहने वाले 50 लाख रेसिडेंट्स हैं, उनको हम लोग टारगेट करेंगे। नेक्स्ट इज माइस टूरिज्म। माइस बेसिकली मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। ये बेसिकली गुजरात वर्जन है बिजनेस टूरिज्म का, कि हम लोग बिजनेस टूरिज्म मतलब यहीं पे सारे कन्वेंशन कराएंगे, यहीं पे सारी हम लोग मीटिंग्स कराएंगे, यहीं पे इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार कराएंगे, और एक तरीके से हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को, बिजनेस टूरिज्म को इसमें बढ़ावा देंगे। और ये जो माइस टूरिज्म है, ये गुजरात टूरिज्म पॉलिसी 2021 टू 2025 के अंडर ही आता है। नेक्स्ट इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF 2000। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है अहमदाबाद में, उसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो इनोवेशंस होते हैं पूरी की पूरी कंट्री में, तो उस ग्रास रूट लेवल के इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे स्काउटिंग की बात हो, चाहे स्केलिंग अप की बात हो, या फिर सस्टेनिंग की बात हो। न्यूज में इसलिए है बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैज डेडिकेटेड एन इनोवेशन पोर्टल डेवलप्ड बाय NIF। तो ये NIF ने एक इनोवेशन पोर्टल बनाया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने बोला है कि हम इसको इंडिया को डेडिकेट करते हैं। अच्छी बात है। नेशनल इनोवेशन पोर्टल, ये इसमें बेसिकली 1,15,000 इनोवेशन जो हैं अभी रजिस्टर्ड हैं। इसमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पता है आपको, सारा का सारा इसमें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग इसको रिलीज करता है, आपको पता ही, अब तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा आता है। इसमें बेसिकली स्टेट्स का और सारी की सारी यूटीज का जो इनोवेटिव एनवायरनमेंट है उसको इवेल्युएट किया जाता है। दो तरीके के पैरामीटर्स इसमें लिए जाते हैं। एक तो देखते हैं कि इनोवेशन की कैपेसिटी कितनी है, योग्यता कितनी है, और दूसरा अगर योग्यता है तो आपने परफॉर्मेंस कैसी दी हुई है, ठीक है। इसमें ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, वर्कर बेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी, लीगल एनवायरनमेंट, सब कुछ इसमें हम लोग लेते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन कैपिटल या फिर नॉलेज वर्कर, ये इनेबलर्स के भी अंडर आता है, मतलब इनोवेटिव कैपेसिटी के अंडर आता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मतलब आउटपुट कितना अच्छा हो रहा है आपका, सिंपल। ड्रैगन फ्रूट आपको पता ही है, अगर आपको कभी डेंगू हो जाए तो ड्रैगन फ्रूट खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि डेंगू में ड्रैगन फ्रूट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेशन इसका ज्यादा किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी इसका नाम, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कर दिया है कमलम, क्योंकि संस्कृत में कमलम का मतलब होता है शेप ऑफ लोटस, और इसका भी थोड़ा सा शेप जो है, इसके जो थोड़े कांटे कांटे टाइप के छिलके निकले रहते हैं, उसका भी शेप थोड़ा लोटस टाइप ही होता है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी है वो 23 जनवरी को होती है, तो 125th एनिवर्सरी थी उनकी अभी, तो पराक्रम दिवस उनकी 125th एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आते हैं महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है वो परमवीर चक्र के बाद सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। ये बेसिकली गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, और ये तब दिया जाता है व्हेन यू बेसिकली फाइट इन द प्रेजेंस ऑफ आर्मी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। इट्स अ गैलेंट्री अवार्ड एंड व्हेन यू फाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, चाहे वो जमीन पे लड़ रहे हो, आप हवा में लड़ रहे हो, या फिर आप पानी में या समुद्र में लड़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो महावीर चक्र है
ये ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर जो होता था डीएसओ, उसको रिप्लेस किया न्यूज में, इसलिए क्योंकि जो हमारे गलवान के हीरोज थे उनमें से कुछ को अभी महावीर चक्र मिला है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जो वक्फ एक्ट है 1954 का, तो ये काउंसिल उसके अंडर एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी काम करती है। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसमें ये एडवाइस करती है, और जितने भी वक्फ चलते हैं इंडिया में उनको ये क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है। वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ बेसिकली एक तरीके का परमानेंट डोनेशन होता है। आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो इसमें, मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं आप रिलीजियस चैरिटी के नाम पे आप इसको डोनेट कर सकते हो, और मुस्लिम लॉ में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। आप पता होगा, आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने। तो जो ग्रांट दी जाती है, जो बेसिकली जो ग्रांट होती है इसमें, उसको हम लोग मुशरुत उल खिदमत या मुशरुत अल खिदमत, जो भी इसको कहते होंगे वो कहते हैं, और जो डोनेट करता है इसमें उसको वकीफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा यहाँ पर जोड़ा है। इन्होंने प्रेम सभा स्टैब्लिश की थी और बहुत सारे रिफॉर्म्स में भी थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। ये उत्तर प्रदेश के इंडिपेंडेंट इंडिया में यूपी के ये फर्स्ट सीएम थे, इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। और न्यूज में ये इसलिए है कि पार्लियामेंट में इनकी स्टैचू थी, उनको उस स्टैचू को वहां से हटाएंगे और नए लोकेशन पे इसको रीलोकेट करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट इज इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, आईयूसी। आईयूसी आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए आप जियो से जियो में फोन लगा रहे हैं तो पैसा नहीं लगता है, तो आईयूसी क्या हो गया, नहीं लग रहा, जीरो हो गया। लेकिन अगर आप जियो से एयरटेल में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा ये कंपनी आपस में करती है चार्ज, तो वो जो आईयूसी है फिर उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर यही लिखा है। तो बस ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया है, उसने कहा था द आईयूसी रिजीम कम्स टू एन एंड ऑन जनवरी 1, तो मतलब 1 जनवरी से अब खत्म हो जाएगा ये। राइट, चलिए नेक्स्ट इज बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। इसको इकोनॉमिक सर्वे ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये क्या है कि ये इट शोज इनइक्वालिटीज इन बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एटसेट्रा एटसेट्रा। अर्बन और रूरल इंडिया के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं, पानी के पीने के पानी से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, तो जो इनइक्वालिटीज हैं वो ये शो करते हैं। ठीक है ना। बीएनआई ने बेसिकली 5 डायमेंशन में 26 इंडिकेटर्स को समराइज किया है। वो 5 डायमेंशन देख लेते हैं, इंडिकेटर्स याद करने की जरूरत नहीं, जैसे वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, माइक्रो एनवायरमेंट हो गया एंड अदर फैसिलिटीज हो गया। राइट, तो आज हमारे यहाँ जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं यहीं पर हम खत्म करते हैं। कंपाइलेशन फरवरी के करंट अफेयर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, मार्च के करंट अफेयर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है एंड दिसंबर के करंट अफेयर्स भी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स है या तो हम उसकी कंपाइलेशन आप लोगों को देंगे या फिर हम लोग सीधा पीटी 360 लाएंगे, क्योंकि जो इससे पहले के जो करंट अफेयर है वो सारे के सारे आपके पीटी 360 में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो इफ यू रीड 2020 50-50 प्लस दीज हिंदू करंट अफेयर्स एंड प्लस पीटी 360 प्लस एमएसजीपी, अगर आप ये 4 चीजें फॉलो कर लेते हैं रिलीजियसली, आपके प्रीलिम्स में 20 to 30 मार्क्स सीधे सीधे बढ़ने के चांसेस हैं। जिसमें जो हिंदू की सीरीज है तो कंप्लीटली फ्री है, यू हैव टू टेक दिस एंड दिस, और अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हैं यू विल बी प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑल्सो। तो अगर आप इन कोर्सेज की डिटेलिंग जानना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हेड ऑफिस में आ सकते हैं, करोल बाग में विजिट कर सकते हैं, और हिंदू की जो कंपाइलेशन जो मैं दे रहा हूं, जो अपलोड होंगे, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है आपको नहीं लगेगी। हिंदू की एटलीस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ड कॉपी हम लोग दे देंगे। रेस्ट अगर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो या तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।